हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हाफ एन आवर में हम लोग इस चैप्टर को फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन वीडियो। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो हम लोग सभी को जानते हैं क्या होता है। लाइक यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड गाइडलाइंस टू हेल्प मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली। मतलब कि एक मैनेजर कैसे अच्छे से अपना काम कर सके, कैसे सब चीजों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रख सके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में देख लिया है। उसी को अप्लाई करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्मूथली रन करना है, तो इसके लिए हम लोग सर्टेन सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन बात फिर यही आ गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये कोई फिक्स रूल नहीं है। दे कैन बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लाइक हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि मैनेजमेंट इज थोड़ा सा आर्ट भी है, थोड़ा सा साइंस भी है, थोड़ा सा प्रोफेशन भी है। तो सिमिलरली रूल कुछ फिक्स नहीं है, कैन बी अप्लाइड और एडजस्टेड एज पर द सिचुएशन। सो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, लाइक डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क सेज, क्या बोलता है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड गिवन टू द पीपल हु कैन डू इट बेस्ट। तो ये क्या है कि डिवीजन ऑफ वर्क, यहाँ पे कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास इंप्लॉयज की कोई कमी नहीं है, मींस दे हैव सरप्लस नंबर ऑफ इंप्लॉयज एज वेल, तो वहां पे हम लोग ये डिवीजन ऑफ वर्क का कंसेप्ट, प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट इसको अगर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने लगे तो क्या होगा? सिर्फ हमारा कॉस्ट बढ़ेगा और कुछ नहीं होने वाला है। सो दैट्स व्हाट इट मींस कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक सर्टेन गाइडलाइंस है, तो ये फिक्स नहीं है, बट इफ वी फॉलो एज पर द सिचुएशन या एज पर द नीड ऑफ द बिजनेस, देन द ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो अभी आप स्क्रीन पे दो आदमी का फोटो देख रहे हो। तो ये कौन है? लाइक आप लोग नाम तो सुने ही होंगे अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हो तो ये है हमारे मिस्टर फेयोर, हु हैज गिवन द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एंड ये है मिस्टर टेलर, who has given the four principles of management. So this complete chapter is based on the principles of management given by Henry Fayol. That is, he has given 14 principles of management, and Mr. Taylor, who has given four principles of management. और इनका दिया हुआ प्रिंसिपल्स आज के बिजनेस सिनेरियो में भी एकदम रिलेवेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा? सबसे पहले, लाइक इट हैज अ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी यूज्ड इन ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइक अगर हम लोग मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं तो वेदर इट्स बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल और इवन आवर होम, हम लोग मैनेज तो करते हैं चीजों को, अदरवाइज द थिंग्स विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। द नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल गाइडलाइंस, लाइक गिव डायरेक्शन बट डज नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट सॉल्यूशन। लाइक एक सर्टेन प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, दैट वी कैन गेट गाइडलाइंस फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट अगेन उसको कैसे अप्लाई करना है, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट, सिचुएशन टू सिचुएशन। Means the way of dealing with the problem may vary as per the situation or scenario. Then again, the next topic is found by practice and experimentation. So we already know that management is somewhat considered as science also. So many a times we observe certain things, कुछ चीजों को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, cause and effect relationship देखते हैं, then we reach to a conclusion कि अगर कोई काम को पर्टिकुलर वे में किया जाए तो शायद इफेक्टिव ना हो पाए, या अगर किसी काम को ज्यादा अच्छे से यानी डिफरेंट वे में किया जाए तो मे बी ज्यादा बेटर रिजल्ट हो पाए। So these all things are generally observed. Next topic is flexibility. As I already said, the principle of management are not rigid. These are flexible and can be changed as per the convenience or need of the business or an organization. Then again, the next point is mainly behavioral. So here we are talking about the management of people. Like हम लोग general management में mainly हम लोग
मैनेजमेंट ऑफ पीपल का बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल बिजनेस। ये आपका अलग टॉपिक है, अलग ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट में आ जाता है, बट ओवरऑल मैनेजमेंट हैज टू मैनेज हाउ पीपल वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्टली यू कैन सी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Like it explains, if this happens, then what result will follow. Like this is obviously based on some experimentation and obviously contingent. Like the application depend on the situation. Many a times the decision taken by the management may have a good impact, or sometime it may fail even. Okay. Now the next topic is importance of principles of management. So you all can see on the screen, like following are the importance of management. So the first one here is provide useful insights. तो कोई भी जो मैनेजमेंट होता है, लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मदद से क्या होता है कि हमें बिजनेस के बारे में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलता है, लाइक इट हेल्प्स मैनेजर इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम इन अ बेटर वे। सेकेंड वन इज साइंटिफिक डिसीजंस। तो अब क्या है कि मैनेजर्स जो भी डिसीजन लेंगे, दैट विल ऑब्वियसली बी बेस्ड ऑन सम लॉजिक या फिर रीजनिंग या ऑन सम पास्ट एक्सपीरियंस, बट कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गेस वर्क पे कोई भी कुछ भी डिसाइड कर लेगा। देन द थर्ड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन सच अ वे that we should get maximum benefit out of it and thereby reducing its wastage। वही चीज यहाँ पे भी कह रहा है कि reduce waste of men, money and material। मतलब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज वेल एज जो भी रॉ मटेरियल है, तो उस बारे में बोला जा रहा है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो एज वी ऑल नो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। तो विद टाइम टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है, मार्केट एनवायरनमेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, बिजनेस के गवर्नमेंट के पॉलिसीज, टैक्सेशन, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ चेंज होते रहते हैं। So a business must always adapt, means business must always be ready to adapt to such changes rather than resisting to that change. Then the next point is fulfilling social responsibility. Like whatever business is doing, it is using the resources of the society itself. तो अब अगर वो सोसाइटी के रिसोर्सेज से बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, सो इट्स अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू गिव समथिंग इन रिटर्न, समथिंग बैक इन रिटर्न टू द सोसाइटी। इसको कि हम लोग जानते हैं एज द कंसेप्ट ऑफ CSR, corporate social responsibility। Now, the last point given about the principles of management is that it is the basis of training, education, and research. Right? This forms the foundation. It is the base of management studies. So now we have Fayol's principles of management. That is Henry Fayol, known as the father of general management. And you can see his image on the screen। like इन्होंने ही वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट दैट इज रिलेवेंट इन टुडेज टाइम एज वेल। ठीक है, तो लेट्स सी इस प्रिंसिपल नाउ। So the first principle given here is division of work. So according to Henry Fayol, the work should be divided, and what happens with this is it promotes specialization and increase efficiency। Like एक आदमी अगर किसी पर्टिकुलर काम पे करेगा, पर्टिकुलर काम को ही करेगा, तो उससे क्या है, उसको उसका एक्सपर्टाइज भी बढ़ेगा, उसका स्पेशलाइज भी होगा वो, और साथ में उसके वर्क करने का एफिशिएंसी समय के साथ इंप्रूव होगा। Then the next we have here is authority and responsibility. So authority and responsibility का मतलब है, authority is the power to give order, like we are authorized to do something, मतलब we have the power to, and obviously responsibility means it is a responsibility or our duty to do the work whatever is assigned to us। So that's what is said here, authority and responsibility means authority and responsibility, this both go together। Like when you get an order from your boss, you must execute it in a responsible manner। That's what is said here। Now coming to the third principle, यहाँ पे बोला जा रहा है discipline। Like obedience and respect for rules are essential। For example, यहाँ पे जो फोटो दिया हुआ है, this symbolizes time, maybe punctuality। तो अगर आप पंचुअल नहीं हो, अगर आप टाइम पे काम नहीं करते हो, लेट से ऑफिस आते हो, तो ऑब्वियसली आप डिसिप्लिन नहीं हो। Like whatever work an employee in an organization is doing should be focused toward the organizational goal, not for their personal goal। Like यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप बोल रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। लाइक ये सब कोई एक तरफ से, एक तरह से, एक साइड चलने चाहिए, एक एक कॉमन साइड में मूव करना चाहिए सबको, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल हो। सब अगर आपस में अपना अपना दिमाग लगाने लगेंगे तो वो नहीं हो पाएगा।
So that's what it mean by unity of direction. Like a common path, a common rule, a common direction should be given to all the employees so that they can work for the achievement of organization goal. Then the next point here is subordination of individual interest to general interest. अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सबॉर्डिनेट का। तो सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है? तो पीपल या द एम्प्लॉय हु वर्क अंडर अस या अंडर ए मैनेजर, मतलब अपने नीचे वाले को हम लोग सबॉर्डिनेट बोलते हैं। तो सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि जो एक बिजनेस का जनरल इंटरेस्ट होता है, मतलब एक जो बिजनेस का कॉमन जो बेस, जो उसका ऑब्जेक्टिव है या गोल है, उसको हरदम ऊपर रखना है। और जो वहां काम कर रहे हैं उनका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको हरदम सबऑर्डिनेट करना है, मतलब उसको नीचे रखना है। लाइक द ऑर्गेनाइजेशनल गोल शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल गोल। वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज रेम्यूनरेशन। तो ऑब्वियसली रेम्यूनरेशन जो है, अगर आप फेयर नहीं पे करते हो, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो दे वॉन्ट बी वर्किंग आइदर फॉर लॉन्गर या फिर दे वॉन्ट बी वर्किंग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। क्योंकि मेनी टाइम्स इट हैज बीन सीन दैट remuneration and the work culture, these two are the main factors that leads to labor turnover. Like labor turnover ratio क्या होता है कि the maximum the number of people that मीन्स ये लेबर टर्नओवर क्या होता है ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स या एम्प्लॉयज जो आपका जॉब छोड़ रहे होते हैं इन ए ईयर। तो जनरली लेबर टर्नओवर शुड बी लोअर, एंड फॉर दैट ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क कल्चर शुड बी good work culture should be promoted, and at the same time remuneration should be fair. Like for example we can see salary received on time, like अगर time पे salary मिलेगा तो obviously people will feel satisfied and they will be motivated to work, and they will get motivation to continue their work. At the same time, now we have the second topic. Now we have the second topic, that is centralization and decentralization. तो centralization का मतलब क्या होता है कि the power lies with the center. ये जो बीच वाले हैं सिर्फ यही लोग डिसीजन ले सकते हैं, बाकी लोग इतना कुछ नहीं कर सकते, अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। दे जस्ट हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स। बेसिकली सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? आपके क्रिएटिविटी को क्रिएट आपको क्रिएटिव होने से रोकता है। लाइक यू जस्ट हैव टू फॉलो द ऑर्डर, नथिंग एल्स यू कैन डू। एट द सेम टाइम डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स द पावर गेट्स डेलीगेटेड या डिवाइडेड। लाइक ये जो मेन सेंटर है यहाँ से आपको परमिशन मिल रहा है, लाइक जो भी उसके रेलेवेंट मैनेजर्स हैं सभी को अपने आप में पावर मिल रहा है कि आप अपने टीम को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करो टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ जो वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, even they try to work in a creative way and to achieve better results. Then the next topic is scalar chain and order. तो अब स्केलर चेन और ऑर्डर ये क्या होता है? तो ये आपको इमेज में ज्यादा समझ में आ जाएगा। स्केलर चेन क्या है? फॉर्मल चेन ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि सपोज करो आपको कोई काम मिला, तो ये ऑर्डर जो है स्टार्ट होता है आपका टॉप मैनेजमेंट से, और धीरे धीरे वो फिर नीचे फ्लो होता है। तो नीचे जो फ्लो होता है वो क्या होता है? ऑब्वियसली आपको ऑर्डर मिलता है, लाइक ऑथोरिटी। और इस ऑथोरिटी के बदले जो है जो भी फीडबैक या जो भी आप इस ऑथोरिटी के बदले जो भी आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करोगे, तो वो जो है ये उल्टा फ्लो होता है, लाइक नीचे से ऊपर, इधर भी नीचे से ऊपर। तो अब यहाँ पे क्या है कि the order is flowing from top to bottom and its accountability is flowing from bottom to top. But there are certain situations जहाँ पे कि different departments of a organization need to coordinate among themselves. For example, मान लो organization D जो भी काम कर रहा हो और organization H, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन सॉरी डिपार्टमेंट डी और डिपार्टमेंट एच, अब ये दोनों क्या है? सेम लेवल पे है। तो मान लो इनको आपस में अगर कुछ कम्युनिकेट करना है या कोऑर्डिनेट करना है, तो अब क्या होगा कि एज पर द रूल डी का पहले मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सी के पास जाएगा, सी से बी, बी के पास ए, और फिर ए फिर जो है जी करके तब एच तक पहुंचेगा। तो दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम।
तो टू सेव दिस टाइम हम लोग क्या करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड गैंग प्लान। लाइक यहाँ पे ई और आई में बना है, हाउएवर आई विल ड्रॉ इट ओवर हियर वंस। तो ये क्या है, एक शॉर्टकट पाथ है। लाइक यहाँ पे डी डायरेक्टली जो है कोऑर्डिनेट कर सकता है एच। तो ये जो शॉर्टकट लिया जाता है, दिस इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। लाइक ए प्लैंक इज बीइंग यूज्ड so that communication, so that the duration of communication should be reduced, and the work should be, and work should be completed on. So that's what is written over here. Formal chain of authority from top to bottom, and the shortcut here is gang plan. Then 10th is order. Order का मतलब क्या हुआ? Like everything should follow a proper order. पर order से क्या मतलब है कि सबसे पहले, so order का best example क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो until and unless you have decided the budget, आप बिना बजट डिसाइड किए, बिना मार्केट रिसर्च किए हुए आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हो फॉर रॉ मटेरियल। क्योंकि ऑब्वियसली प्लेसिंग ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर अबाउट टू स्टार्ट द प्रोडक्शन। बट अगर आप मार्केट रिसर्च किए ही नहीं हो, डिमांड एनालिसिस किए ही नहीं हो, तो डायरेक्टली इफ यू डू द ऑर्डर, इट में मीन्स आपका डिसीजन यहाँ पे गलत हो सकता है। सो ए प्रॉपर ऑर्डर शुड बी फॉलो। Then next point is equity over equality. So this image, यहाँ ये बहुत फेमस इमेज है, लाइक आप सभी ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्वालिटी मतलब देखो अब सबको यहाँ पे एक एक बॉक्स मिल गया, सब खड़ा होके देख रहा है। बट क्या यहाँ पे सबको बेनिफिट मिल रहा है बॉक्स के मिलने से? लाइक ये ब्लू वाला आदमी ऑलरेडी मीन्स सेल्फ सफिशिएंट है कि ये कैन सी ओवर द वॉल, एंड ऑब्वियसली ये रेड वाला लड़का इसको शायद चाहिए, बट दिस पर्पल वन, इसको एक मिल भी रहा है ना, तो इज नॉट गेटिंग बेनिफिटेड क्योंकि इसके लिए दीवार अभी भी ऊंचा है। तो यहाँ पे इक्वालिटी इज नॉट एवरीथिंग, समटाइम इक्विटी इज रिक्वायर्ड। मतलब जिसको जो जितना चाहिए उसको उतना मिलना चाहिए। लाइक ही इज सेल्फ सफिशिएंट, इसके लिए एक बॉक्स काफी है, एंड इसको अगर दो बॉक्स मिल जाता है तो he can also enjoy watching the match. Same thing is written over here. Equity means fairness and justice for all the employees working in an organization. Then the next topic is stability of personnel. That is reduce employee turnover keeps workers stable. Like ये चीज मैंने पहले भी बोला था at the time of remuneration कि employee turnover, like ये employee turnover इसका मतलब होता है कि employee कितने frequently अपना जॉब छोड़ रहे हैं, मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब चेंज कर रहे हैं, दैट इज एम्प्लॉय टर्नओवर। तो अगर स्टेबिलिटी है, जॉब स्टेबल है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, रेम्यूनरेशन सही है, फेयर है, तो पीपल वोंट लीव यू। तो ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉय टर्नओवर विल बी मेंटेन, या विल मेंटेन ए गुड रेशियो। Now the next point is initiative. So initiative means the employees should be motivated or encouraged enough to take decisions or to give their ideas, obviously in favor of management or organization. So that's what is shown in the image here. Like 3 employees hai, out of these 3, this middle one, he is raising his hand, means he has some idea and he wants to share it with the management. Next point is spirit day corps. So what is this spirit day corps? तो स्पिरिट डे कॉप्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट एंड मेंटेनिंग हार्मनी एट द वर्क प्लेस। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस क्या होता है, ड्यू टू सम ऑफिस पॉलिटिक्स या ड्यू टू सम जेलसी नेचर ऑफ एम्प्लॉय, जब कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग या उसके ग्रुप के दूसरे लोग, उसके टीम के दूसरे लोग क्या करते हैं, उसको सप्रेस करना चाहते हैं, उसको पीछे खींचते हैं। सो दिस विल नॉट लीड टू हार्मनी, दिस विल ऑब्वियसली लीड टू डिस्प्यूट्स एंड डिस्ट्रस्ट अमंग द टीम मेंबर्स। सो वही कह रहा है यहाँ पे कि ये नहीं होना चाहिए। स्पिरिट डे कॉप्स मीन्स every team in an organization should work with harmony, peace, and they should work in a united way so that the better result can be achieved. So यही है आपका 14 principles of management which has been given by FAO. So these are the general management. ये कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं है जो कि सिर्फ आप किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल पे फॉलो करोगे। ये किसी भी लेवल पे फॉलो किया जा सकता है। दिस आर द बेसिक थिंग्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अभी तक हमने क्या किया था, फेओल का देखा, फेओल का 14 प्रिंसिपल। नाउ वी हैव एफ डब्ल्यू टेलर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।
टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट है और फेयोल वॉज फॉर जनरल मैनेजमेंट। सो क्या बोलता है इनका प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? फर्स्ट वन इज साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। Any decisions should be taken in a scientific way, in a proper काम के पहले प्रॉपर रिसर्च कर लेना चाहिए, उसका consequences सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। Even if you are taking risk, it should be calculated. अंदाजा कुछ भी randomly hit and trial हम लोग नहीं कर सकते। So it's always to go for scientific approach rather than the rule of thumb कि हाँ हम बॉस हैं, हम जो बोल रहे हैं वही सही हो। That's not the way. Then the second one is harmony not discord। ये तो अभी हमने जस्ट फ्योल वाले में भी देखा था। तो वही चीज कहा जा रहा है कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। देन कोऑपरेटिज्म नॉट इंडिविजुअलिज्म। टीम शुड वर्क टुगेदर विद प्रॉपर टीम स्पिरिट। ये नहीं कि काम कोई कर रहा है और सबका क्रेडिट जो है बस टीम लीडर या मैनेजर लिए जा रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट we have done this work. It's not about I have done this। then the last point is development of workers to their greatest efficiency and prosperity। मतलब with the growing organization आपके एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होना चाहिए। इवन दे शुड बी डेवलप्ड लाइक प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग्स, प्रोवाइडिंग रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड, प्रमोशन। सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर इट्स। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं आगे डिटेल में। लाइक यही है हमारे मिस्टर टेलर जिन्होंने की दिया है principal means who is the father of scientific management, and he has given the four principles। So Taylor focused on efficiency and productivity of work through science। ये लॉजिकल अप्रोच पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं और इनका जो फोर अप्रोचेस है, फोर प्रिंसिपल्स है, ये अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में भी देखा। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। दैट इज यूज साइंटिफिक स्टडी नॉट हिट एंड ट्रायल या मेथड। Second is harmony, not discord, means cooperation between workers and management. Cooperation, not individualism, like group goal above personal goal, and development of each personal, that is training workers to improve their ability and efficiency. Next, we have techniques of scientific management. So, scientific management is about the seven techniques, like the seven types of technique is applied by the top managers, top level management, in order to get the work done in a better way। So the first one is functional foremanship। Like the functional foremanship में क्या होता है कि किसी भी division में या department में total there are 8 workers, out of which 4 are deployed for planning purpose and the 4 are deployed for implementing purpose। That is written over here in 4 in production and 4 in planning। Let's see that in detail। So किसी भी डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो अंडर अब इनके अंडर क्या क्या आता है? प्लानिंग में क्या है? रूटीन चेक, हमने जो प्लान किया वो हो रहा है या नहीं। इंस्ट्रक्शन कार्ड चेक, टाइम एंड कॉस्ट चेक, एंड डिसिप्लिनरीज लाइक डेली एक्टिविटीज जो है, जो कि एक बिजनेस के या किसी प्लान को इनिशिएट करने के लिए चाहिए, वो बेसिक चीज मेरा हो रहा है या नहीं, दैट शुड बी टेकन केयर बाय द प्लानिंग। Then we have production department like speed boss, gang boss, repair boss, sector। तो ये सब क्या है कि वर्क कितना स्पीडली हो रहा है, कितना मीन्स अगर कुछ डिफेक्ट हो रहा है तो उसको कितना जल्दी हम लोग उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। चीजों का चीजों को इंस्पेक्ट करना पड़ता है सो दैट मीन्स अगर क्या है ना कि अगर हम वर्कर को छोड़ दें ऐसे ही तो उन पे प्रेशर ना डाला जाए ना, तो इट्स द हार्श ट्रूथ कि लोग धीरे धीरे अपना एफिशिएंसी कम कर देते हैं। दे स्टार्ट delaying things। So to overcome this, a proper inspection is also needed so that everything should remain updated। Now the next point is standardization and simplification of work। तो स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं, ए फिक्स स्टैंडर्ड, ए फिक्स क्वालिटी शुड बी मेंटेन सो दैट हमारा क्वालिटी पे कोई इशू ना आए। लाइक व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, स्टैंडर्डाइजेशन इज फिक्सिंग स्टैंडर्ड फॉर टूल्स, प्रोसेसेस, आउटपुट, एंड सिंप्लीफिकेशन इज रिड्यूसिंग अननेसेसरी प्रोडक्ट वैरायटीज। लाइक अब बहुत सारे चीजों पे हम काम कर रहे हैं और ऑब्वियसली बहुत सारे चीज पे दिमाग लगाने से मेरा कोई भी चीज अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है, किसी भी चीज में क्वालिटी ही नहीं आ पा रहा है। So again, that is of no use। So standardization of work as well as simplification of process, ये दोनों चीज का होना जरूरी है। And obviously these decisions are taken by the top managers। Then we have method studies। तो method studies का कहना है
मीन्स फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। तो मेथड स्टडीज में क्या है कि कोई भी काम को करने का सही तरीका क्या हो सकता है, द बेस्ट वे टू डू a job, because any work can be done in a multiple way, but only such methods should be encouraged which gives the optimum or the most benefit with the least resources or within the less time. Then we have motion studies. Now, motion studies is somewhat like identifying and removing useless body movements. अब क्या है, लोग बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, लोग बार बार यूजलेसली ग्रुप के साथ घूम रहे हैं, चाय ब्रेक ले रहे हैं। तो दीज आर द यूजलेस यूजलेस मोमेंट जिससे कि क्या होता है, वर्क कंसिस्टेंसी ब्रेक होता है और ऑब्वियसली प्रोसेस गेट स्लो डाउन। तो ये सब चीज पे भी थोड़ा चेक रखना होता है। That's what it means by motion study. Identifying the movement, that means identifying and removing the useless body movements so that the work efficiency should not be harmful. Then we have time. So time study क्या बोलता है, fixing the standard time for a job. Like आप किसी को 8 घंटे की जगह अगर 12 घंटे करा रहे हो काम, तो ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा अच्छा काम कर देगा। It will create a burnout or it will create a, I mean, it will lead to a deteriorating health of employees, जो again कल को आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। So a proper timing should be maintained for everything, and obviously it should be maintained in a disciplined way. Like ये नहीं कोई लेट से आ रहा है, जल्दी जा रहा है, so ये सब भी नहीं। Then the next point is fatigue study. So fatigue study क्या है? Deciding the rest interval to avoid tiredness. तो किसी से आप कंसिस्टेंटली काम कराना चाह रहे हो फॉर द कोई ब्रेक, बीच में कोई ब्रेक ही नहीं है, तो उसमें भी क्या है कि लोग थक जाते हैं, एंड अगेन दे विल नॉट बी एबल टू वर्क एफिशिएंटली। So there should be a balance between the motion study as well as fatigue study. So I'll write it over here: motion study and fatigue study. इस दोनों में प्रॉपर बैलेंस भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा घूमने से भी वर्क हैम्पर होता है, बहुत ज्यादा ब्रेक लेने से भी वर्क हैम्पर होता है, और कंटिन्यूसली ओवर वर्क से भी एफिशिएंसी का असर पड़ता है। तो इस दोनों के बीच में ना एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, दैट्स ऑलवेज नीडेड टू बी मेंटेन्ड। Then next point here is differential price based system. That is higher wages for efficient workers and lower wages for less efficient workers. So nowadays ये होता है आज के टाइम पे, like if you are working more, if you are making, अगर आपके कारण कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी आर पेइंग एक्स्ट्रा कमीशन और बोनस टू यू। Nowadays these topics are really much relevant as compared to the earlier times. Like you can see in the image also, एक एम्प्लॉय है जो कि 8 10 10, like whatever he is making, you can see here, like total he has made a production of 10 units, and at the same time there is a second employee who has just made like smaller box, and it looks very less as compared to the first employee. like ये हमारा पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि पर्सन ए ने ज्यादा काम किया है, पर्सन बी ने कम काम किया है। तो डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम ये बोलता है कि अगर जो एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहा है, he should get more incentive, more remuneration as compared to the other one। क्योंकि अगर दोनों को सेम मिलने लगे तो क्या हो, जो ज्यादा काम कर रहा है उसको भी लगेगा कि भाई मैं क्यों ही ज्यादा काम करूं, मैं ज्यादा कर रहा हूँ, वो कम कर रहा है, स्टिल वी आर गेटिंग द सेम। So the one who is working in efficiently in a better way should get benefit in some or other way। तो यही था हमारे इस चैप्टर में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। फेयोल 14 प्रिंसिपल, टेलर 4 प्रिंसिपल। तो बेसिकली अब क्या डिफरेंस है इनके प्रिंसिपल में, चलिए ये भी समझ लेते हैं। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ फोकस। लाइक फेयोल का जो प्रिंसिपल है वो किस पे फोकस कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के वर्किंग पे, whereas द टेलर फोकसेस ऑन द टॉप फ्लोर या फैक्ट्री लेवल, मतलब बेसिकली सुपरवाइजर लेवल या ग्राउंड लेवल। देख सकते हो यहाँ पे भी लो लेवल वर्ड यूज नहीं किया गया है, सो काइंडली कीप दैट इन माइंड दैट यू डोंट हैव टू यूज द वर्ड लो लेवल। देन अगर हम बात करें अप्रोच का, तो फेयोल को क्या बोला जाता है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज ये एक जनरल सेट ऑफ गाइडलाइंस है। एंड अगेन टेलर यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक टेक्निक फॉर एफिशिएंट वर्क, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर लेवल पे काम हो रहा है, तो लोगों से ज्यादा काम करवाना चाहिए बाय मेंटेनिंग द प्रॉपर हार्मनी एंड यूनिटी कोऑपरेशन।
तो एक अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट में कैसे काम हो, तो दीज थिंग्स आर स्टेटेड इन द टेलर्स रूल ऑफ प्रिंसिपल, टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कंसर्न पेओल का क्या है, इट्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। लाइक अगर टॉप लेवल मैनेजर्स का बात हो रहा है तो ऑब्वियसली वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज होल का बात कर रहे हैं। एंड टेलर इट फोकसेस ओनली ऑन वर्कर्स एंड प्रोडक्टिविटी एट ए ग्राउंड लेवल। एंड लास्टली अगर हम बात करें द नंबर ऑफ प्रिंसिपल गिवन बाय पेओल एंड टेलर, तो ऑब्वियसली Fayol has given the 14 principles of management, whereas the Taylor has only 4 principles of management. However, they are the techniques of scientific management. That's all for today. इतना ही था आपके इस चैप्टर में. So I hope आपको ये क्विक रिवीजन अच्छा लगा हो. So if you like this content, do like this video, subscribe my channel, and also share it among your friends. Thank you and thanks for watching.